जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे ज्योग्राफी कक्षा 6 की ज्योग्राफी चल रही है, कक्षा 6 की भूगोल, और उसमें 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं और आज हम छठा चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं छठे चैप्टर को। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी, वो पिछली क्लासों को भी जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप निरंतर तैयारी करते रहोगे, निरंतर पढ़ते रहोगे, जब भी धीरे धीरे तैयारी आपकी मजबूत होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपने कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान नहीं है और पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। अनेक स्थल रूप है, कहीं ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़ स्थान है, कहीं समतल मैदान है। तो इस तरीके से पृथ्वी पर है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे हैं तथा कुछ नीचे हैं, कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। जो मैदान जिस पर हम खड़े हैं वो एक जगह स्थायी नहीं है, उसमें भी धीरे धीरे क्या हो रही है, गति हो रही है। वो भी धीरे धीरे गति कर रहा है निरंतर। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं अंदर धंस जाती है, अंदर जमीन में धंस जाती है। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास के भूमि से ऊंची होती है। पहाड़ी जो वो स्थलीय भूभाग है जो आसपास की जो भूमि है उससे क्या है, ऊंची होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वत भी है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर ऊंचा है, जो कि संसार में सबसे ऊंचा है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने टूटने की प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया कौन सी है, स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहा जाता है। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। वही बार बार अगर वो जगह से अपरदन होता रहेगा तो वो जगह क्या हो जाती है, नीची हो जाती है। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका क्या हो जाता है, दोबारा निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। मतलब ऊंचाई और ढाल के आधार पर उनको क्या है, पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में क्या कर दिया जाता है, उनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। शिखर तो उसका क्या होता है, छोटा होता है, और आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। आसपास के क्षेत्र से क्या होता है, ये बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जलवायु कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और बर्फ की क्या होती है, नदियां होती है। उन्हें क्या कहा जाता है, हिमानी। बर्फ की नदियों को क्या कहा जाता है, हिमानी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि बर्फ की नदियों को क्या कहा जाता है, तो हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें हम देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। कठोर जलवायु
पर्वतों में कठोर जलवायु पाई जाती है, इसलिए बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहना थोड़ा कठिन हो जाता है। ना तो वहाँ पर फसल होती है, ना पानी तो उपलब्ध होता है लेकिन फसल नहीं होती, जमीन भी ऊबड़ खाबड़ होती है, तो रहने के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं होता। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। कैसा होता है? पर्वत का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। धरातल खड़ी ढाल वाला होता है और कृषि योग्य भूमि की क्या होती है? कमी होती है। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, हिमालय तो एशिया में, आल्प्स यूरोप में तथा एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भी भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पर्वत? 3 प्रकार के। वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। हिमालय तथा आल्प्स कैसे पर्वत है? हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। इनकी सतह तो है ऊबड़ खाबड़ और शिखर कैसा है? शंक्वाकार। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली, भारत की अरावली। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला काफी घिस गई है। अपर्दन की प्रक्रिया से यह अरावली पर्वत क्या है? घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई क्या है? कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। ये भी बहुत पुराने वलित पर्वत है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। पर्वतों का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब बृहस्पति पर्वतों का निर्माण होता है। बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो और ऊर्ध्वाधर रूप से भी क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, तो बृहस्पति पर्वतों का क्या होता है? निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका या भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वास्टेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के क्या है? उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू-आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का हम उससे पता भी लगा सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। जो ज्वालामुखी पर्वत है, जो ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इसी तरह के पर्वतों के उदाहरण है। ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं, पर्वत जल के। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। मतलब जो घूमने वाले सैलानी होते हैं उनके लिए पर्वतीय स्थान बहुत ही उपयुक्त होते हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं पर्वतों पर, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग,
रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के क्या है, प्रचलित खेल है। क्या आप जानते हो प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप में सागर की सतह के नीचे स्थित है। सागर की सतह पर के नीचे स्थित है मानाकी पर्वत। इसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 10,205 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। लेकिन यह कहाँ पर स्थित है? ये महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, जिनके ढाल खड़े होते हैं। ढाल कैसे होते हैं? इनके खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजारों मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत में जो दक्कन का पठार है वो विश्व के पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है। और विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। जिसकी ऊंचाई, तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है मध्य समुद्र तल से 4000 से, मध्य जो समुद्र तल है उससे 4000 से 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। पठार बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। पठारों में खनिजों की क्या होती है? प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। पठारी जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित गुंडूरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। जो लावा पठार है उसमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो कि उपजाऊ होते हैं एवं खेती के लिए काफी अच्छे होते हैं। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग पर होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। मतलब 200 मीटर तक ऊंचे होते हैं ये मध्य जो समुद्री तल है उससे। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा ही बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। घाटियों में वो छोड़ देती है। इन्हीं निक्षेपों से क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है। जो छोड़ देती है नदियां, इनसे ही किसका निर्माण होता है? मैदानों का।
सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होता है। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मैदानों में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर खेती की भी सुविधा होती है, पानी की भी सुविधा होती है और परिवहन भी आसानी से किया जा सकता है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मकान बनाना भी आसान होता है, परिवहन की में भी आसानी होती है, खेती भी की जा सकती है, पानी की भी उपलब्धता होती है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन क्या होता है? कठिन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन बहुत कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, क्योंकि मैदानों में फसल उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना आसान होता है। पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है? अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके भी कुछ अलग अलग होते हैं। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? जैसे कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत क्या कर देते हैं? विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। इनसे आने वाले जो खतरे हैं उनको क्या कर सकते हैं? हम कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें क्या कर देता है? गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस पृथ्वी को क्या रखें? सुरक्षित रखें। अब चैप्टर पूरा हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, तो किस आधार पर भिन्न होते हैं? तो ये ढाल के आधार पर भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी पाई जाती है पर्वतों में। दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है? तो दक्कन का पठार भारत में स्थित है। यांगत्से नदी कहाँ पर बहती है? तो यांगत्से नदी चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स वलित पर्वतों के क्या है? उदाहरण है। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की क्या होती है? प्रचुरता होती है। पर्वतों का एक क्रम पर्वत श्रृंखला है। मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होता है। पर्वत श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम होता है। इसी के साथ आज ये चैप्टर पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो पिछली क्लासों को ज़रूर देखें, इससे आपको 100% बेनिफिट होगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।